नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस सारे में बहुत से लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि उनके नाम पे घर का एनेक्शल 2 में पात्र हैं, लेकिन ये डेवलपर सोसाइटी द्वारा उनको घर न देके किसी और व्यक्ति को अलॉटमेंट कर दिए और जिनके नाम पे एक्चुअल एनेक्शल 2 है वो लोग परेशान हैं और कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं। अभी मुझे एक दो ऐसे दर्शकों का फ़ोन आया जिनमें उन्होंने कहा कि सर इस विषय पे वीडियोस बनाइए कि क्या करें, हमारे नाम पे एनेक्शल 2 में घर है। जब ये अलॉटमेंट हुआ हम वहाँ पे नहीं थे और हमारे घर किसी और के नाम पे दे दिए गए। ना सोसाइटी कुछ कर रही है और ना डिपार्टमेंट ये कहता है कि ठीक है आपको मिलेगा, थोड़ा समय जाएगा। तो ये सब चीज़ों से हम परेशान हैं, हमें रहने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो दोस्तों आइए वीडियो चालू करते हैं। ये जो विषय है आज का बहुत गंभीर है और इसको आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। पूरा वीडियोस देखिए तो आपको पता चलेगा ये क्यों और कैसे होता है। अब प्रॉब्लम्स मैंने पहले की वीडियोस में बताए थे कि पहले जो सर्कुलर 162 में सोसाइटी और डेवलपर ये एक मीटिंग लेके अलॉटमेंट करते थे, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को घर दे दी जाते थे जिनका नाम एनेक्शल 2 में नहीं है। और फिर वो अलॉटमेंट होने के बाद जो एक्चुअल ऑक्यूपेंट्स, जो एक्चुअल हटमेंट ड्वेलर्स हैं, झोपड़ी धारक हैं, वो कंप्लेंट करते थे कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, हमें पोजीशन नहीं दिया गया, जबकि हमारा एनेक्शल 2 है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सर्कुलर 162A में सीओ एसआरए द्वारा बनाया गया, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद 2015 में इसके अंदर नियम चेंज किया गया। जो अलॉटमेंट है वो एआर डिपार्टमेंट यानी सहायक निबंधक द्वारा किया जाएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और डेवलपर्स चाबी देगा यानी पोजीशन देगा। अब वहाँ भी वही प्रॉब्लम्स चल रहे थे। जो एक्चुअल ऑक्यूपेंट्स हैं उनको घर न देके किसी और को पोजीशन दे दिया जाता है और जिसकी कंप्लेंट, शिकायतें डिपार्टमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा आती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सीओ एसआरए ने सर्कुलर 162A में कहा है, जिससे लोगों को नाहक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी, ये दुनिया भर के मगजमारी, उससे पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। अब 2023 में, 23 या 24 में, मुझे डेट याद नहीं है, सर्कुलर 162A बनाया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो भी चाबियां हैं वो डेवलपर स्टेट डिपार्टमेंट यानी मालमत्ता विभाग स्टेट डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ही अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया सीओ एसआरए द्वारा, बहुत अच्छा निर्णय है, ताकि किसी के साथ में भी अन्याय न हो। अब प्रॉब्लम्स ये होती कि जो पहले लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को पे संज्ञान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या प्रोसीजर करना है ताकि आपको अधिकार आप तक मिले। सबसे पहले तो आपको डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास एक एप्लीकेशन समझिए, एक अर्जी फाइल करना है कि सर ये हमारा एनेक्शल 2 है और एनेक्शल 2 में हमारा नाम है, लेकिन हमारे स्कीम में अलॉटमेंट होने के बावजूद भी मुझे घर प्रोवाइड नहीं किया गया है, मुझे घर नहीं दिया गया है। जहाँ की अलॉटमेंट लिस्ट में दिख रहा है कि इस नंबर का घर मुझे अलॉट हुआ है, लेकिन उस रूम के अंदर में किसी और व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण
अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। तो कृपया इसको महाराष्ट्रम एक्ट की धारा 33 के अधीन मुझे घर खाली करा के मेरे ताबे में दिया जाए। ये एप्लीकेशन फाइल कीजिए और वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का भी उसमें नाम डालिए और वहाँ पे ये भी पुटअप कीजिए कि इन व्यक्ति को जो भी पोजीशन दिया वो किसने दिया। यदि आपको पता है डेवलपर्स ने दिया तो डेवलपर्स को का नाम डालिए कि डेवलपर्स ने इनको मेरे बदले इनको घर का ताबा देके मेरे साथ अन्याय किया है। और सोसाइटी का भी नाम डालिए कि सोसाइटी की भी वहाँ पे गलती है। सोसाइटी की भी गलती है कि सोसाइटी में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 साल से इंक्रोचमेंट किया हुआ व्यक्ति, अतिक्रमण किया हुआ व्यक्ति सोसाइटी में रह रहा है, लेकिन सोसाइटी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही कि भैया ये रूम तो किसी और व्यक्ति के नाम पे अलॉट है, आप कहाँ से आए। तो ये सोसाइटियों का भी फर्ज है कि इस चीज़ में जो भी आपके सभासद हैं, एक्चुअल सभासद हैं, उनको न्याय दिलाएं। लेकिन सोसाइटी अभी काम नहीं करती है, जबकि सोसाइटी के पास पावर है। मैं सोसाइटी की बाद में करता हूँ। पहले ये चीज़ बताते हैं कि इस विषय में यदि आपको आपका मसला, आपका इशू भी यही है तो आपको क्या करना है। अब एप्लीकेशन डालने के बाद आप अपील फाइल कीजिए। सेक्शन 33 महाराष्ट्र स्लम एक्ट के सेक्शन 33 के आधार पे अपील फाइल कीजिए। अपील के अंदर विरुद्ध बनाइए, जिसने आपका रूम कब्जा यानी अतिक्रमण किया है उसका नाम डालिए। उसके बाद डेवलपर्स, फिर तीसरा सोसाइटी, इन सभी को पार्टी बनाइए और अपील फाइल के लिए डिप्टी कलेक्टर एसआरई के बाद जो कि सक्षम प्राधिकारी है। जब वहाँ पे आप अपील फाइल करते हैं, यदि आप उसके अंदर आपको सुनवाई देते हैं तो आप सुनवाई में आपके पूरे डॉक्यूमेंट, आपके एनेक्शल 2 की कॉपी, जो भी मैंने आपको पहले ही कहा है सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए। मैंने हमेशा इसीलिए कहा है सर्टिफाइड कॉपी जो होगी उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी या न्यायालय उंगली नहीं उठा सकता है। तो आप वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी है, उस सर्टिफाइड कॉपी का जेरोक्स लगाइए और जब भी आप सुनवाई बैठेंगे तो सर्टिफाइड कॉपी शो कीजिए कि सर ये ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी है, मेरे नाम से है और पात्र हूँ मैं, और ये जो घर है ये अलॉट हुआ है। अलॉटमेंट की लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में ये नाम है मेरा, लेकिन यहाँ मेरा ताबा मुझे दिया ही नहीं गया है। तो ये इंक्रोचर व्यक्ति उसमें कैसे आया, क्यों आया और किसने लाया, इसकी इंक्वायरी कर कार्रवाई की जाए, नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि उस सुनवाई के लिए समय देते हैं तो आप ये चीज़ प्रस्तुत कीजिए। सुनवाई में उनको आदेश पास करना है। अब जो भी आदेश वो देते हैं, जहाँ तक हो सकेगा, हकीकत में तो यही है कि आदेश आपके फेवर में ही आना चाहिए, क्योंकि आपका एनेक्शल 2 में नाम है। तो कंप्लेंट अथॉरिटी जो भी डिप्टी कलेक्टर एसआरई, उसके अंदर कोई भी यहाँ वहाँ मतलब हाई गए नहीं कर सकते, कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे जो दर्शक है ये कहते हैं कि भाई डिप्टी कलेक्टर एसआरई के पास हम गए, वहाँ से अधिकारियों को मिले, तो उनका कहना ये है कि भाई हम करेंगे लेकिन आपको समय लगेगा, मतलब वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उस व्यक्ति से उनकी साठगांठ है और जानबूझ के कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो सर मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ एप्लीकेशन के भरोसे मत बैठिए, वहाँ पे अपील फाइल कीजिए। जब अपील फाइल होगी, जैसे अपील सेक्शन 35 में अपील फाइल होती है, उसी प्रकार आप यहाँ पे अपील फाइल कीजिए और फाइल करने के बाद उनको वहाँ पे हियरिंग लेना ही पड़ेगा। यदि वो हियरिंग नहीं लेते तो आप इंतज़ार कीजिए, 2-4 बार जाइए, पता कीजिए कि भैया मेरी अपील पे सुनवाई निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर वो वहाँ पे सुनवाई नहीं लेते तो आपके सामने रास्ता बनता है AGRC, एपेक्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी के पास आप अपील फाइल कीजिए, वहाँ पे आप अपील फाइल कीजिए।
अब वहाँ पे जब अपील फाइल करेंगे वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पे उनको हेयरिंग देना होगा और वहीं से आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहाँ के बाद यदि वहाँ भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो आपके पास रास्ता है जीआरसी और हाई कोर्ट। लेकिन यदि आपके पास आपका जो भी एनेक्शल 2 है वो आपके नाम का है और सर्टिफाइड कॉपी है तो वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी आपके साथ गलत नहीं कर सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हमारे इस जागो इंडिया जागो के मंच के माध्यम से मैं बार बार सबको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए। कहीं आपके साथ आपके अधिकारों का हनन तो कोई नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं बार बार समझाता हूँ। इसके लिए मैंने अभी भी प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, एनेक्शल 2 की सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए, एक की जगह 2 निकाल के रखिए, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट तक ये काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि सब एनेक्शल 2 आपका उस घर का, जो घर आपका है, जो मिलने वाला घर है, उस घर का सनद है वो। इसलिए उसको 2 कॉपी भी निकालेंगे, कोई जो बहुत महंगा नहीं है। 27 रुपया एक पेज का है तो 2 पेज लीजिए आप। 54 रुपये में 2 पेज निकल के रखिए, एक संभाल के रखिए, एक यूज़ कीजिए। क्योंकि भाई देखिए ये कागज़ है, हो सकता है कहीं घूम जाए, हो सकता है कोई भाई हम यूज़ करेंगे जीरोक्स बाबा कहीं फट भी सकते, लेकिन एक कॉपी आप स्पेशल रखिए, लेमिनेशन मत कराइए। उस कॉपी को बाकायदा आप फोल्डर में डाल के रखिए, लेमिनेशन मत कराइए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। उस संपत्ति को छोड़िए मत, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहाँ पे इंक्रोचमेंट करके बैठा है, अब उसके पास क्या ऐसे पुरावे हैं, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता। ये आपको अपील में मालूम पड़ेगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो इस पहलू को अलग बताता है, मैं वो भी बात कर लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत पहले जब घर टूटे थे तो अपनी झोपड़ी की खरीदी बिक्री कर दिए थे। अब खरीदी बिक्री करने के बाद जब फ्लैट मिल गए 2-5 साल, 7-8 साल, 10 साल के बाद, अब उन्होंने आके फिर दावा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये भी कैटेगरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंक्रोचमेंट में गलत ही हुआ है। कहीं कहीं वो झोपड़ी धारक भी, जिन्होंने पहले तो उनसे पैसे ले लिए, एग्रीमेंट कर दिए, अब एग्रीमेंट करने के बाद वो कह रहे कि भैया हमारी प्लान से है तो हमें मिलना चाहिए, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, कानूनन वो गलत हैं, कानूनन वो गलत है, क्योंकि खरीदी बिक्री का कोई भी प्रावधान अभी तक तो नहीं आया है। तो वो गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन गलत तो आप भी हैं जिन्होंने उनसे पैसे लिए। गलत तो आप भी हैं, मतलब जिन्होंने पैसे लिए। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन इस चक्कर में वो भी व्यक्ति पीसा जा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस विषय में लोगों को भी अवेयरनेस लेना चाहिए। ये जो भी खरीदी बिक्री का जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को दूर रहना चाहिए। आपके घर हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। सेक्रीफाई करें, आपका घर आपको अलॉटमेंट होगा, तो पहले ये पता कीजिए कि भाई आपके एनेक्शल 2 में कहीं आपने किसी को बेचा तो नहीं है। यदि आप वहाँ पे जाते हैं तो वो अलग बात है कि खरीदी बिक्री में आप वहाँ बताएंगे खरीदी बिक्री मान्य है ही नहीं, लेकिन वहाँ जो पैसे आपने लिए हैं सर, उस व्यक्ति से जिसने उस घर को खरीदा है, और अब आप उस पर दावा ठोक रहे हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, किसी से पैसे नहीं लिए, फिर भी उनके घरों का अलॉटमेंट अगर किसी थर्ड पर्सन को दिया गया, ये पूरा कानून के खिलाफ है और इसमें अधिकारियों को तुरंत से तुरंत हस्तक्षेप करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सेक्शन 33 में निष्कासन कार्रवाई करनी चाहिए। कारण ये है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी एनेक्शल 2 बनाया जाता है, और वो पात्र सदस्य की जिम्मेदारी उस सक्षम प्राधिकारी की होती है कि उनको जो भी घर उनके तैयार होंगे तो उसमें घर में उनको अलॉट करेंगे। ये उनका कर्तव्य है, ये बंधन कारक है उनके ऊपर।
सकती, ये भी आप समझिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, क्योंकि पहले क्या देखिए, झोपड़ी में क्या होता है कि जब भी आप फ्लैट वगैरह में कोई कब्जा करता है तो वहाँ पे RAE सूट फाइल करना पड़ता है, स्मॉल केस कॉस्ट कोड में, मेट्रोपोलिटन स्मॉल कॉस्ट में केस करना पड़ता है। और लेकिन SRA में आपके पास एक रेमेडी दी गई है कि वहाँ पे सक्षम प्राधिकारी के पास धारा 33 के अंदर में, महाराष्ट्र इस्लाम एक्ट की धारा 33 के अधीन उनके पास अधिकार बनता है कि उस चीज़ पे कार्रवाई करें। ये चीज़ आप समझिए। आपको सबसे पहले, आप सही हैं तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए। एप्लीकेशन नहीं भी फाइल करते तो आप अपील फाइल कीजिए। धारा 33 के तहत महाराष्ट्र इस्लाम एक्ट 1971 की धारा 33 के तहत निष्कासन कार्रवाई के लिए वहाँ पे फाइल कीजिए। उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, एनेक्सल 2 की कॉपी, जो मैंने बताया सर्टिफाइड कॉपी, उसका झेरॉक्स लगाइए और उसमें 10 रुपये की स्टैम्प टिकट लगाइए और डिप्टी कलेक्टर SRA के यहाँ पे, जो कि सक्षम प्राधिकारी, उनके यहाँ अपील फाइल कीजिए। फिर उसको फॉलोअप कीजिए। अगर वो 1, 2, 3 महीने के अंदर आपको हियरिंग नहीं देते हैं तो आप उनको कहिए कि सर मुझे रिप्लाई दीजिए तो मैं आगे जाऊँ, AGRC जाऊँ। तो उनको वहाँ पे आपको लेटर निकाल के देना पड़ेगा या हियरिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते, क्योंकि उनको सरकार ने कहा है आपका ये कर्तव्य आपको करना है। तो आप AGRC में जाइए, AGRC में आपकी गुहार सुनी जाएगी और वहाँ से सेक्शन 33 के अंदर में कंप्लेंट अथॉरिटी को ऑर्डर्स होगा कि भाई ये घर इनका है और ये इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमणकारी है उसको घर के बाहर किया जाए। उसके अंदर जो भी फोर्स आपको चाहिए वो फोर्स लीजिए, पुलिस फोर्स की मदद लीजिए, इनको बाहर कीजिए और इनको वहाँ पे पोजीशन दे के इनको वहाँ पे पोजीशन दीजिए और उसका रिकॉर्ड अपडेट कीजिए कि हमने इस डेट को इनको पोजीशन दे दिया है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में एंट्री करना पड़ेगा सक्षम प्राधिकारी को कि हमने इस डेट को इनको यहाँ पे निष्कासन कार्रवाई करके यहाँ पे इनको पोजीशन दिया है, ताकि आपके पास एक सेफ्टी मेजर होगा कि भाई हमें यहाँ पे जबरदस्ती हम नहीं घुसे, हमें एक सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमें यहाँ पे पोजेस किया, अलॉटमेंट किया। तो ये चीज़ होती है कानूनी प्रक्रिया है, और इस कानूनी प्रक्रिया से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि आप सिर्फ अधिकारियों के पास जाएंगे और कंप्लेंट फाइल करेंगे तो सर कुछ नहीं होने वाला। ये अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो वहाँ उसी व्यक्ति की बात सुनते हैं जिसके साथ गांधी जी रहते हैं, ये सरकारी अधिकारी ये आपके सुनने के लिए हैं। भले अलग बात है कि इनकी जो पेमेंट जाती है आम जनता के से जो टैक्स वसूल जाते हैं उनसे इनको मिलती है, लेकिन इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये इनको आम जनता से मतलब होता था तो एक व्यक्ति भी किसी का घर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा अपने ही आदेशों का उल्लंघन करते आए हैं। तो इनके खिलाफ तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि जब भी आप धारा 33 के अंदर में अपील फाइल करेंगे तो आपको AGRC का दरवाज़ा खटखटाना है, क्योंकि ये नीचे लेवल पे जल्दी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब सोसाइटी की नाकामियाँ क्या है? सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी की संघ परिवार में एक बंदा जो है, एक या दो जो भी है, एक ही की बात करेंगे हम, एक बंदा वहाँ पे अतिक्रमणकारी है, वहाँ बैठा है, तो सोसाइटी कैसे उस बंदे को पूछ नहीं रही कि भैया आप कौन है इस घर में रहने वाले? ये सोसाइटी का अधिकार है, उस पर नियम अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है कि भैया आप यहाँ पे कैसे, आप कौन है? क्योंकि इतने साल से वो बंदा रह रहा है, 2 साल से, 1 साल से, 5 साल से, 7 साल से, तो सोसाइटी मेंटेनेंस कैसे ले रही उससे? क्योंकि सोसाइटी रूल के हिसाब से सोसाइटी की जो भी प्रबंधन समिति है, वो जो भी यहाँ पे इंक्रोचर हैं, जो अतिक्रमण किया है जिन्होंने घरों का, उनसे मेंटेनेंस नहीं वसूल सकती, एक पैसे नहीं ले सकते उनसे। वो रिकॉर्ड में क्या बताएंगे, भैया मेंटेनेंस आपसे किससे लिया? मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो सोसाइटियाँ हैं उस अतिक्रमणकारी को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें होती है। आपकी सोसाइटी, आपका संघ परिवार, संघ से मेरा मतलब है कि जिस परिवार में जो घरों का समूह होता है उसको एक संघ ही कहा जाएगा। मेरा तात्पर्य उस चीज़ से, आपका एक जो संघ परिवार है, उस परिवार के लोगों ने आपके साथ दगा किया, छल किया कि एक बाहरी व्यक्ति जो उस संघ परिवार का सदस्य यानी सभासद मेंबर है ही नहीं सोसाइटी का, उसको आपके घर में रहने दे रहे हैं और आपके घरों से मेंटेनेंस वसूल रहे हैं उनके नाम से। ये टोटल गलत है। ये सोसाइटी का काम नहीं है। सोसाइटी नहीं कर सकती ऐसे। सोसाइटी चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको बाहर कर सकती है कि भैया आप मेंबर नहीं, आप मेरी सोसाइटी में क्या कर रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटियां हैं, प्राइवेट सोसाइटियां, जहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगा के रखा है। उन्होंने बोर्ड भी लगा के रखा है, विजिटर्स नॉट अलाउड, बाहरी व्यक्ति अलाउड नहीं है। तो अब जो मेंबर नहीं वो बाहरी व्यक्ति हुए, मेंबर्स नहीं हुए वो बाहरी व्यक्ति है। तो इनके साथ में अच्छा व्यवहार, और आपके सभासद को आप रोड पे रखे हो, जिनको घर नहीं मिला इतने सालों से, उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों कर रही है सोसाइटियाँ। तो सोसाइटियों की भी गलती है और पूरी तरह गलती है। इसमें सोसाइटी को भी पार्टी बनाइए, डेवलपर्स को भी पार्टी बनाइए, क्योंकि ताबा तो डेवलपर्स ने दिया, तो क्यों दिया भाई। क्या आप एसआरई का काम कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं एसआरई का रोल। आप एसआरई में डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या आपको एसआरई का डेवलपमेंट का रूल नहीं पता कि आप वहाँ पे जितने भी पात्र सदस्य हैं मात्र उन्हें ही आपको घर देना है। आप बाहरी व्यक्ति जिसका एनेक्शन में नाम नहीं, उसको घर कैसे आपने दिया। तो भी उस व्यक्ति का घर दिया है जिसपे एक सभासद के नाम से अलॉटमेंट हुआ है, और उसमें आपने तीसरे घुसखोर का मतलब जो इंक्रोचर अतिक्रमणकारी को घुसा दिया, तो वहाँ पे बिल्डर भी दोषी है। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पे क्या करते हैं अधिकारी, आपको भटकाएंगे, अरे भाई रुकिए जरा, हम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप क्यों रुक रहे हैं, आप अपील फाइल कीजिए ना। आपको देखिए लीगल पद्धति से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे जो अधिकारी ये चीज़ बता रहे वो जानबूझ के टाइम पास कर रहे हैं, और आप वर्ष दर वर्ष पीछे जा रहे हैं। आप सिर्फ विश्वास कर रहे हैं कि भैया वो अधिकारी मेरा काम करके देंगे, उन्होंने बोला थोड़ा समय, नहीं, आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। उनको वहाँ ड्यूटी, आपका एक एप्लीकेशन जाने के बाद उनको एक्शन लेना चाहिए कि भैया ये आदमी बाहर से क्यों आया भाई, तुरंत उसके बाद निष्कासन कार्रवाई करो। तो निष्कासन कार्रवाई करने के लिए भी डिपार्टमेंट डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करता है। उस व्यक्ति को नोटिस देगा धारा 33 के तहत कि भैया आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है बताइए, आप इस घर में कैसे रह रहे हैं, आपका अलॉटमेंट, आपका एनेक्शल 2 की कॉपी बताइए। वहाँ भी उसके साथ भी वही चीज़ होगी, जैसे हियरिंग चलेगी, वहाँ भी हियरिंग चलेगी। जब ये प्रोसीजर वही चलने वाला है तो आप ही वो प्रोसीजर कीजिए ना, क्योंकि जब आप प्रोसीजर करेंगे तो उस व्यक्ति को भी पार्टी बनाएंगे, सोसाइटी को भी पार्टी बनाएंगे, डेवलपर को भी पार्टी बनाएंगे। तो आने दीजिए सबको साथ में, वहीं पे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आप जो हिसाब से चल रहे हैं, खाली कंप्लेंट करके सोच रहे हैं अधिकारी कर देंगे, ये तहसीलदार कर देंगे, कोई नहीं करने वाला दोस्तों। ये आपको, आपकी ये लड़ाई है, आपको सजग होकर आगे चलना है। और मैं कहता हूँ, मेरे जो भी सब्सक्राइबर जिन्होंने फ़ोन भी किया था उन्हें भी मैं कहता हूँ, डायरेक्ट अपील फाइल कीजिए। धारा 33 के सेक्शन 33 में मराठी म्हणतो मी, महाराज झोपडपट्टी कायदा 1971 कलम 33 अन्वये त्वरित अपील दाखल करा। डेप्युटी कलेक्टर एसआरए यांचे कार्यालयात पहिली अपील फाईल करा। त्यामध्ये जे पण इन्क्रोचर अतिक्रमणकारी आहेत त्यांना पार्टी बनवा, सोसायटीला पार्टी बनवा, आणि डेव्हलपरला, यांचा तिघांचा विरोध मग अपील फाईल करा। त्यामध्ये जे पण सक्षम प्राधिकारी आहेत त्यांना तुम्हाला हिअरिंग द्यावी लागेल, कारण हे जे पद्धत आहे ते लीगल पद्धत आहे, आणि जे सक्षम प्राधिकारी आणि अपील अथॉरिटी हे को ज्युडिशियल बॉडी आहेत, अर्धन्यायिक म्हणे त्यांच्याकडे अधिकार आहे
त्याची तपासणी करून त्यामध्ये जे पण डॉक्युमेंट आहे त्याचं व्हेरीफाय करून कारवाई करण्याचा त्यांना आदेश देण्याचा अधिकार आहे. म्हणून साहेब मी म्हणतोय, कोणत्या अधिकारीवर विश्वास ठेवू ना, आपले काम स्वतः करायचे, आपले काम स्वतः करायचे. आपण कोणाला विचारलंय ठीक आहे, आपण मार्गदर्शन घेत आहे ठीक आहे, पण आपली लढाई स्वतः करणार स्वतः जिंकणार. कोणावरही कोणत्याही माणसावर भरोसा करू नये, कोणत्या अधिकारावर भरोसा करू नये. आपल्याकडे पुरावा आहे, आपण लिगलमध्ये फाईट करणार. पण लिगलचा मॅटर सुरुवात करा, ज्याप्रमाणे मी सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे सुरुवात करा. आणि मी आपल्याला 100% म्हणतोय, आपल्याला न्याय भेटणार. कायदा आहे तर अंमलबजावणी होणारच, त्याला कोणीही थांबवू शकत नाही. जरी या खालच्या लेवलच्या अधिकाऱ्यांनी हायगाई केलेलं आहे, तो अपीलमध्ये जे AGRCमध्ये अपीलमध्ये जाणार ना, त्या टायमाला खुलासा होणार काय काय. कारण त्या टायमाला जे सक्षम प्राधिकारी त्यांना पण पार्टी बनवावं लागेल की तुम्ही चुकीचा ऑर्डर दिलेला आहे. कायदा असं म्हणतच नाही. कायद्यामध्ये जे दिलेलं आहे त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचं आहे. पण तरीही देखील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. आणि जो पण घुसखोर म्हणजे अतिक्रमण करणारा माणूस आहे त्याला सपोर्ट केलेला आहे, त्याला संधी मिळवून दिलेली आहे. आपल्याकडे रेमेडीज आहे, करा ना फाईट. पण उशीर करू नका साहेब, उशीर करू नका. जर आपल्यापासून उशीर झाला तर मॅटर लय लांब जाणार. कारण त्या ठिकाणी आपल्याला पण दाखवायचं आहे, आपल्याला पण दाखवायला लागेल की बाबा मी एवढा उशिरा काय अपील करतोय, त्याचं कारण द्यायला लागेल. म्हणून म्हणतोय ताबडतोब करा. त्यामध्ये टाका की साहेब आम्ही एवढी कंप्लेंट केली पण डिपार्टमेंट करत नाही, आम्हाला आता मार्गदर्शन भेटलं आहे. आता आम्हाला मार्गदर्शन भेटलं आहे. आमचं जे पण चॅनल आहे जागो इंडिया जागो ते आम्हाला मार्गदर्शन करतोय. म्हणून त्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही अपील फाईल केले. कारण आम्ही इनोसेंट माणसे, आम्हाला काय कायद्याची माहिती नव्हती. म्हणून आता आम्ही अपील फाईल केलो आहे. त्यामध्ये पुटअप करा. आणि सोसायटीवर विचारायचं त्या अपीलमध्ये की सोसायटीचा नियमाप्रमाणे तुम्ही त्यांची जे पण आहे मेंटेनन्स कसा यांच्या नावाने घेतलेला आहे. जर तो माणूस इन्क्रोचर आहे, सोसायटी त्यांच्याकडे कडून पैसे घेऊ शकत नाही. एखादी माणूस जर आपला घर आहे आणि आपण तिकडे भाडोत्री पण ठेवला आहे, आपण भाडोत्री पण ठेवलेलं आहे, त्या भाडोत्रीकडूनही सोसायटी पैसे घेऊ शकत नाही. तर ज्या भाडोत्रीने पैसे भरलेले तरी पावती जे येणार मेंटेनन्सची, ते जे मूल फ्लॅट ऑनर आहे, फ्लॅटधारक आहे त्यांच्याच नावाने येणार. दुसऱ्या माणसाचे जो मेंबर नाही त्यांच्या नावाने सोसायटी कोणताही नोटीस किंवा पावती किंवा पैसे घेऊ शकत नाही, त्यांना देऊ शकत नाही. ते कायदा आहे, लक्षात घ्या. आणि डेव्हलपरला विचारायचं अपीलमध्ये की साहेब तुम्ही SRAचा प्रकल्प करताय, तुम्हाला SRAचं हे कायदा माहीत नाही काय की जर NH परिशिष्ट 2मध्ये नाव आहे माझा, मी पात्र आहे आणि माझा घराचा अलॉटमेंट झालेला आहे माझ्या नावाने, मग खोली दुसऱ्याला कसं दिलं तुम्ही? त्या ठिकाणी आपण पण दोषी आहात की मला न कळवता तुम्ही चावी दिली दुसऱ्याला. जर एखादी मी त्या टायमाला गैरहजर आहे तर ठेवा ना, चावी जमा करा SRAमध्ये की बाबा हा माणूस गैरहजर आहे, आम्ही त्याची पोझिशन दिलं आहे तर म्हणून चावी आम्ही SRAमध्ये जमा करतोय. तर मी ज्या टायमाला येणार ते SRAमध्ये जाऊन चावी घेणार ना, माझी ओळख दाखवून की साहेब हा माझा अलॉटमेंट आहे, माझा ID कार्ड आहे, माझा NH2 आहे, मला चावी द्यावी. तर मॅटर संपला. मग हे डेव्हलपर हे हायगाई काय करतं, कशासाठी करतं? ह्याच्यासाठी भांडणे गरजेचं आहे. पण लिगलमध्ये आपल्याला कोणालाही काही म्हणायचं नाही, फक्त लिगलमध्ये आपण बाकी काही मार्गदर्शन पाहिजे. जागो इंडिया जागोचा मंच आहे, आपलाच मंच आहे, आपलाच चॅनल आहे, लक्षात ठेवा. आणि आपल्याला व्हिडिओ बरी वाटली, चांगली वाटली तर त्याला आपल्या लोकांमध्ये शेअर करा. ज्या माणसांचा असा प्रकरण आहे त्यांच्याकडे पण शेअर करा आणि त्यांना पण जागृती करा की बाबा तुम्ही अपील
त्वरित अपील फाईल करा, ज्याप्रमाणे मी सांगितलेलं आहे. आणि काही तो आपल्याला अडथळा आली तर आपण चॅनलवर कमेंट करा. मी त्याबाबत जी पण तोडगा असेल ते आपल्याला सांगणार. तो दोस्तों, मेरे बहुत से दर्शक हैं जो महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं. महाराष्ट्र इन द सेंस मुंबई के बाहर से, पुणे, ठाना. कुछ दर्शक को पूर्णतः हिंदी समझ में नहीं भी आती होगी. इसके लिए मैंने ये गंभीर प्रकरण था, इसके लिए मैंने मराठी में भी समझाया. बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो कमेंट्स आएंगे उस पर हम अवश्य वीडियो बनाएंगे. आपकी तकलीफ को देखते हुए आपके लिए क्या सॉल्यूशन है उस विषय में वीडियो बनाएंगे. जो भी नई नई जानकारियां हैं SRE के बारे में, RTI के बारे में, और भी जो भी हो, हम हमारे चैनल पे आपसे शेयर करेंगे. हम वीडियोस बना रहे आपके लिए, और आपका कर्तव्य है इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो कि पीड़ित है, जो कि जरूरतमंद है, जिसको मालूम पड़े कि कानून क्या. इसके लिए हम एक सुलभ और सरल भाषा में ये वीडियो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपकी जो भी तकलीफ है, उस तकलीफ का जो भी निवारण है, उसके तरीके क्या है, इस विषय में हम समझा रहे हैं. तो दोस्तों, जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ. देखते रहिए हमारे चैनल्स, और हो सके तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए. जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं वो हमारी तकलीफ़ें हैं, उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन हमारे पास है वो हम आपको बताएंगे. तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.